आज का हमारा ये सेशन ना उन सभी छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है जो अपनी परीक्षाओं की जी जान से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षा का समय वैसे भी काफी तनावपूर्ण होता है। एकदम सही। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी हाँ। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से मेहनत की जाए ना तो मंजिल वाकई आसान हो जाती है। बहुत सही बात कही आपने। स्मार्ट वर्क आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है भारत की जनगणना 2011। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए। हाँ, और आज हमारी स्रोत सामग्री है स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई एक मास्टर स्मार्ट रिवीजन पीडीएफ। क्या बात है, मतलब आज का सेशन काफी धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल उन नीरस उबाऊ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। सही कहा। हम ना मजेदार ट्रिक्स और कुछ कमाल के विजुअल्स के जरिए इन तथ्यों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में छापने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा के दबाव में अक्सर आंकड़े भूल जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जब भी हम जनगणना शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये बस सरकारी फाइलों और नंबरों का एक अंबार है। हाँ, एकदम बोरिंग सा। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो ये आंकड़े किसी भी देश की धड़कन होते हैं। धड़कन? वो कैसे? मतलब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तय करते हैं कि हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। अरे वाह, इसी भविष्य वाली बात से मुझे 2011 की जनगणना का वो आदर्श वाक्य यानी मोटो याद आ गया। हाँ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस पूरे विशाल अभियान के जो जनगणना आयुक्त थे ना, वो सी चंद्रमौली थे। जी, चंद्रमौली जी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। और अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें, तो 2011 के अनुसार ये 121 करोड़ दर्ज की गई थी। बाप रे, 121 करोड़। हाँ, मतलब पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% हिस्सा। दुनिया का हर छठा या सातवां इंसान भारतीय है। ये तो है। तो मतलब जैसे अगर दुनिया के 100 लोगों का एक कमरा हो, तो उसमें से 17.5 लोग सिर्फ भारत से होंगे। ये उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इतनी बड़ी आबादी को गिनना सिर्फ एक प्रशासनिक काम है, या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा। हाँ। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो मोटो है, उसका अर्थ यही है कि ये 121 करोड़ का आंकड़ा ही ये तय करता है कि हमें मतलब सरकार को कितने नए स्कूल खोलने हैं, कितने अस्पताल बनाने हैं। ओह, मतलब बुनियादी ढांचा इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कितने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करनी है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है। तो ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, ये देश की प्लानिंग का बेस है। समझ गई। अब राज्यों के डेटा में गोता लगाने से पहले हमें दशकीय वृद्धि दर यानी डेकेडल ग्रोथ को भी समझना होगा। हाँ, जो कि एक दशक में आबादी कितनी बढ़ी वो बताता है। और ये दर थी 17.7%। जी, 17.7%। अब यहाँ ना परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है। 17.5% कुल आबादी का हिस्सा है और 17.7% वृद्धि दर है। हाँ, अक्सर छात्र इन दोनों 17 वाले आंकड़ों में उलझ जाते हैं। ट्रिक है कि 17 पर खतरा था, इसलिए 17.7% वृद्धि हुई। अरे वाह, 17 पर खतरा था, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना? अब जब हमें पता चल गया है कि आबादी कितनी विशाल है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये आता है कि भाई ये इतने सारे लोग रहते कहाँ हैं? बिल्कुल, राज्यों का वितरण समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 4 राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, हमेशा की तरह। दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर है पश्चिम बंगाल। ये टॉप 4 हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम, जी। अब इस क्रम को याद रखने के लिए भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है। यूपी ने महाबिहार को बंगाल में पछाड़ा। क्या बात है, यूपी ने महाबिहार को बंगाल में पछाड़ा। हाँ, यूपी से उत्तर प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, बिहार से बिहार और बंगाल से पश्चिम बंगाल। और सिक्किम के लिए क्या ट्रिक है? सिक्किम के लिए है जनसंख्या के मामले में सिक्के जितने कम लोग। ओहो, सिक्के से सिक्किम, ये विजुअल तो बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत हैरान करती है। क्या? मतलब अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी अपने आप में दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। ये बात तो है।
अगर मैं तुलना करूँ ना, तो यूपी ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हो। बिल्कुल। और सिक्किम उसी स्टेडियम के बाहर एक शांत सा वीआईपी लाउंज हो। बहुत खूब। तो ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ नदियां और उपजाऊ जमीन ही इसका कारण है? देखिए, अगर हम इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें ना, तो भौगोलिक परिस्थितियां मानव बसाव को बहुत हद तक तय करती हैं। वो कैसे? जैसे उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, हाँ। वहाँ नदियां हैं, जमीन उपजाऊ है, वो हमेशा से बड़ी आबादी को अपनी तरफ खींचते आए हैं। हाँ, खेती के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिक्किम को देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ घर बनाना, खेती करना सब बहुत मुश्किल है। मतलब प्रकृति ने ही एक लिमिट तय कर दी है। एकदम सही। जो जमीन जितना भार सह सकती है, वहाँ उतनी ही आबादी पनपती है। और भार से मुझे याद आया जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आबादी का अधिक होना एक बात है, लेकिन उनके पास रहने के लिए कितनी जगह है, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल अलग कहानी है। अगर हम राष्ट्रीय औसत देखें, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382। जी। लेकिन राज्यों में तो ये अंतर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। हाँ, चरम सीमा पर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। आपको पता है कितना? कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाप रे, 1106, ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सिर्फ 17? ये तो बिल्कुल खाली है। हाँ, और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है, बिहारी अरुण। अच्छा, बिहारी से बिहार सबसे ज्यादा और अरुणाचल से अरुणाचल सबसे कम। बिल्कुल। अब यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्या है? पीडीएफ में ना एक बहुत ही बेहतरीन कांच के बक्से, यानी ग्लास बॉक्स वाला चित्र दिया गया है। वो कैसे समझाता है? मतलब जब आप बिहार वाले कांच के बक्से को देखते हैं ना, तो वो आकारों से इतना ठसाठस भरा है, मानो मुंबई की कोई खचाखच भरी लोकल ट्रेन हो। अरे हाँ, मुंबई की लोकल। और दूसरी तरफ अरुणाचल का बक्सा एकदम खाली सा लगता है। ये विजुअल वाकई दिमाग में छप जाने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। अरुणाचल का घनत्व 17 है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, वो दशकीय वृद्धि दर। बिल्कुल, वो वृद्धि दर वाली 17 का खतरा वाली ट्रिक। सही पकड़े आप। अरुणाचल का घनत्व भी 17 है और दशकीय वृद्धि दर भी 17.7 है, जिसमें 17 का खतरा था। ये दोनों तथ्यों को एक साथ याद रखने का एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक तरीका है। एक ही नंबर से दो अलग अलग चीजें याद हो गई। अच्छा, हमने संख्या की बात कर ली, रहने की जगह की बात कर ली, जी। लेकिन लोगों के जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये भी तो देखना होगा। और वो देखने के लिए हमें लिंगानुपात और साक्षरता दर की ओर मुड़ना होगा। ये समाज का असली आईना होते हैं। सही कहा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943, ठीक है। लेकिन जो शिशु लिंगानुपात है, यानी 0 से 6 वर्ष की उम्र का, वो मात्र 919 है। ये काफी चिंताजनक आंकड़ा है। और इन दोनों को, मतलब राज्यों के हिसाब से याद रखने की ट्रिक है केरल की हरियाली। अच्छा, केरल की हरियाली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब केरल सबसे ऊपर है 1084 महिलाओं के साथ, और हरियाली से हरियाणा जो सबसे नीचे है 879 के साथ। बहुत बढ़िया ट्रिक है। केरल टॉप पर, हरियाणा बॉटम पर। अब अगर साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात करें, तो कुल दर है 74.04%, जी। जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। यहाँ ही काफी अंतर है। और राज्यों के लिए ट्रिक है केरल में जाकर मीजो बिहार रोया। केरल में जाकर मीजो बिहार रोया, क्या बात है। हाँ, केरल 94% के साथ सबसे ऊपर है। मीजो यानी मिजोरम 91.3% के साथ दूसरे नंबर पर है। और बिहार रोया मतलब बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे है। समझ गए, ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज बहुत खटक रही है। क्या बात खटक रही है?
देखिए, पुरुष साक्षरता 82% से ज्यादा है और महिला साक्षरता सिर्फ 65% के आसपास। ये इतना विशाल अंतर क्यों है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़े ना, तो ये अंतर सीधा हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। मतलब एजुकेशन में भी भेदभाव? बिल्कुल, जहाँ संसाधनों की कमी होती है, वहाँ अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ये तो बहुत ही दुखद है। और आपने देखा होगा, केरल साक्षरता और लिंगानुपात दोनों ही सूचियों में गोल्ड मेडल जीत रहा है। हाँ, दोनों में नंबर 1 है। क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक रूप से शिक्षा पर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत पहले से काम शुरू हो गया था। शिक्षा और बेहतर लिंगानुपात के बीच एक सीधा संबंध है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। लेकिन अगर शिक्षा से सब कुछ बेहतर होता है, तो फिर शिशु लिंगानुपात 919 पर क्यों गिर गया? ये तो सामान्य लिंगानुपात से भी कम है। देखिए, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शिशु लिंगानुपात का कम होना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन? वो कैसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि शिक्षा के साथ साथ जब नई तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह समाज में आती हैं, तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। मतलब तकनीक का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। और इसी वजह से शिशु लिंगानुपात में ये गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। ये सच में बहुत गंभीर है और ये दिखाता है कि सिर्फ साक्षर होना काफी नहीं है, सोच बदलना भी जरूरी है। एकदम सही बात कही आपने। खैर, अब देश की जनसांख्यिकी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समाज के एक और महत्वपूर्ण ताने बाने को समझना होगा। आप एससी और एसटी के भौगोलिक वितरण की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वितरण। और सच कहूं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला हिस्सा होता है। हाँ, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कुल जनसंख्या और प्रतिशत के आंकड़े अलग अलग हैं। तो एससी के लिए ट्रिक है यूपी के पंजाब में एससी। यूपी के पंजाब में एससी मतलब? कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी आबादी यूपी में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक पंजाब में है। अच्छा, कुल में यूपी और प्रतिशत में पंजाब। हाँ, और एसटी के लिए ट्रिक है एमपी के मिजो में एसटी। इसका मतलब कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी आबादी मध्य प्रदेश यानी एमपी में होगी। बिल्कुल, और प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम या लक्षद्वीप में है। लेकिन ये कुल और प्रतिशत का जो अंतर है ना, ये परीक्षा हॉल में बहुत परेशान करता है। इसीलिए तो मैंने एक पिज्जा वाला उदाहरण सोचा है। अरे वाह, पिज्जा का उदाहरण बताइए जरा। मान लीजिए कुल जनसंख्या एक बहुत बड़ा पिज्जा है। ठीक है, मान लिया। अब क्योंकि यूपी या एमपी आकार और आबादी में बहुत बड़े हैं, तो वहाँ आपके पास उस सबसे बड़े पिज्जा की सबसे ज्यादा स्लाइस है। ये हो गया कुल जनसंख्या वाला मामला। अच्छा, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स। हाँ, और प्रतिशत का मतलब है कि भले ही पिज्जा छोटा हो, जैसे पंजाब या मिजोरम के मामले में, लेकिन उस छोटे पिज्जा का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा ही आपका है। क्या बात है! ये पिज्जा वाले उदाहरण ने तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, है ना? उसमें ग्लोब और पाई चार्ट के जरिए इस चीज को इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है ना, कि परीक्षा में छात्र जो अक्सर कुल संख्या और प्रतिशत के सवालों में गलती करते हैं, हाँ, बहुत आम गलती है ये, वो भ्रम इस ट्रिक और इन पाई चार्ट्स के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बिल्कुल दूर हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे यूपी ने महाबिहार को पछाड़ा और बिहारी अरुण जैसी मजेदार ट्रिक्स ने, और वो 17 का खतरा। हाँ बिल्कुल, इन सब ने मिलकर 2011 की जनगणना के इस भारी भरकम और बोरिंग से विषय को एक मजेदार खेल बना दिया है। वाकई स्मार्ट रिवीजन इसी को कहते हैं। लेकिन जाने से पहले क्या आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार है? हाँ, एक बात मैं जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। देखिए, ये सोचकर देखिए कि 2011 का ये डेटा अब 1 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। हाँ, बहुत समय बीत चुका है। तो जब तक अगली जनगणना के नए आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक जरा सोचिए। क्या सोचे? कि साक्षरता का वो जो विशाल फासला था, या जो जनसंख्या का घनत्व था, आज जमीनी हकीकत में वो कितना बदल चुका होगा। ओहो, ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो कांच का बक्सा अब और भी ज्यादा भर गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो दोस्तों, याद रखें, सफलता के लिए ना निरंतर रिवीजन बहुत आवश्यक है। जी हाँ, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए इस मास्टर पीडीएफ को सुरक्षित रखें और बार बार दोहराएं। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें। बिल्कुल।